तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 10। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अंजलि को पता चलता है कि आज तक शिवाक्ष ने हमेशा छुपकर उसकी मदद की है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि का प्रिंसिपल को डराने का प्लान कामयाब होता है और प्रिंसिपल अंजलि से माफ़ी मांगती हैं और उसको सारा सच बताती हैं। अब देखते हैं आगे। प्रिंसिपल अंजलि से माफ़ी मांग रही थी, इसकी वजह शायद शिवाक्ष ही था, क्योंकि उसी ने अंदर माफ़ी मांगने के लिए कहा था, वरना शायद वो माफ़ी नहीं मांगती। अंजलि उनकी सॉरी हुई हालत देखकर उन्हें दया से देखने लगी। अब आगे। इस वक्त अंजलि को प्रिंसिपल के रिकॉर्डिंग देखने या ना देखने से मतलब नहीं था, बस उसे प्रिंसिपल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। अंजलि ने प्रिंसिपल को डरे सहमे और माफ़ी मांगते देखा तो बोली, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए मैम, आपको माफ़ करने वाली मैं कोई नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आप इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और बहुत से स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर होते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अगर आप ही इस तरह से झूठ का साथ देंगी तो आपको रोल मॉडल बनाने वाले स्टूडेंट्स आपसे क्या सीखेंगे। आप कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और आपको किसी भी वजह से किसी से डरने या किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हैं, उन्होंने आपको नहीं पहुँचाया और आपको किसी के डर से अपने ओपिनियन बदलने या गलत का साथ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आइडियोलॉजी सही रहेगी और अच्छा एटीट्यूड रहेगा तो कॉलेज और बेहतर बनता रहेगा और अच्छे से अच्छे ट्रस्टी भी मिल जाएंगे जो इस तरह की बातों पर अपना ट्रस्ट वापस ले लें। ऐसे लोगों के ट्रस्ट की ज़रूरत भी आपको नहीं है। शिवाक्ष ने अंजलि को देखा और बोला, राइट, मिसेस प्रेरणा राजवंश विल बी द नेक्स्ट ट्रस्टी ऑफ दिस कॉलेज। अगर वो लोग ट्रस्ट वापस ले भी लेते हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शिवाक्ष ने कहा तो प्रिंसिपल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि राजवंश का मार्केट स्टेटस तिवारियों से बहुत ज़्यादा था और अगर राजवंश कॉलेज के ट्रस्टी बने तो वाकई में कॉलेज काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता था। प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली। शिवाक्ष बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। प्रिंसिपल ने सुना तो सिर हिला दिया और बोली, थैंक यू सो मच शिवाक्ष। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया और गाड़ी की ओर चल दिया। अंजलि और प्रिंसिपल भी उसके साथ चल दिए। प्रिंसिपल पैसेंजर सीट पर बैठ गई। शिवाक्ष ने बाहर खड़ी अंजलि को देखा और बोला, तुम्हें क्या इनविटेशन चाहिए? अंजलि ने सुना तो बोली, नहीं, पर मैं क्यों आऊँगी, आप छोड़ देंगे ना? शिवाक्ष ने उसे घूरा और खिड़की से सिर बाहर निकालकर दांत पीसते हुए बोला, तुम आओगी क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अंजलि ने प्रिंसिपल को देखा जो अपने दोनों हाथ आपस में बांधे हुए थी। उनके चेहरे पर अभी भी एक डर था। अंजलि बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गई। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। प्रिंसिपल ने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दिया। अंजलि और शिवाक्ष दोनों उन्हें देख रहे थे। प्रिंसिपल ने उन्हें देखते पाया तो बोली, वो मुझे ये सुनना पसंद है, आज तुम दोनों भी सुन लो। बोलकर वो फीका सा मुस्कुरा दी। शिवाक्ष और अंजलि दोनों उनकी नर्वसनेस को समझ रहे थे। वो जानते थे कि प्रिंसिपल अपने डर को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा सुन रही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठे रहे। अंजलि ध्यान से उनके हाव भाव देख रही थी और अभी तक देखकर वो इतना तो समझ गई थी कि उन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी थी। अंजलि को थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक डर दिल में बैठा हुआ था। दूसरी ओर खुशी ने अपने घर के बाहर स्कूटी रोकी तो आकाश उतर गया। खुशी भी उतरी और बोली, वेल डन स्काई, जो सोचा था वो काम हमने कर ही लिया। आकाश मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ हो तो गया, पर कहीं भूत के सपने हमें परेशान ना करें। मैम तो डराते हुए वो हंसी वाली और तुम्हारी चीखने वाली आवाज़ें मेरे कानों में अभी तक गूंज रही हैं। खुशी हंसी और बोली, डोंट वरी, जब डर लगे तो कहना ओम खुशी आए नमो नमः, भूत एकदम से भाग जाएगा। बोलकर खुशी ने आकाश के कंधे पर हाथ रख दिया और हंस दी। आकाश ने अपने कंधे पर रखे उसके हाथ को देखा और फिर उसकी हंसी देखकर हंस दिया। इतने में कब पीछे बस आकर रुकी, आकाश को ख्याल ही नहीं रहा। वो खोए हुए खुशी को देखे जा रहा था। खुशी ने देखा कि बस रुकते ही चलने लगी है तो आकाश को हिलाते हुए बोली, आकाश क्या कर रहे हो, बस निकल रही है, जाओ। खुशी के हिलाने से आकाश होश में आया और भागते हुए चलती बस में चढ़ गया। खुशी ने उसे देखकर हाथ हिला दिया। आकाश ने भी उसे देखकर हाथ हिलाया और बोला, ओम खुशियाय नमो नमः। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। शाम का वक्त। प्रिंसिपल का घर।
शिवांश ने घर के बाहर कार रोकी तो प्रिंसिपल जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर गई। उनके उतरते ही अंजलि और शिवांश भी उतर गए। प्रिंसिपल बोली, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांश। बोलकर प्रिंसिपल अंदर जाने लगी कि तभी एक ख्याल आने पर रुक गई और पलटते हुए बोली, तुम दोनों अंदर आओ ना। शिवांश ने अंजलि को देखा और बोला, नहीं मैम, फ़िलहाल हम चलते हैं। अंजलि ने भी उसकी बात में सहमति दे दी। प्रिंसिपल अंदर चली गई। शिवांश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अंजलि भी पीछे वाली सीट पर बैठने लगी। शिवांश ने देखा तो सख्त आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ और तुम्हें आगे आकर बैठना है। अंजलि ने पिछली सीट का दरवाज़ा बंद किया और आगे की सीट पर आकर बैठ गई। शिवांश ने एक झलक उसे देखा और फिर गाड़ी चला दी। आगे जाकर शिवांश ने एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी उतार दी। अंजलि ने देखा तो जल्दी से पूछा, ये आप कौन से रास्ते से ले जा रहे हैं? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। शिवांश की बात पर अंजलि उसे घूरने लगी। शिवांश ने उसे सीरियस होते देखा तो बोला, देखो अभी रोना मत, मैं कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं ले जा रहा, ये शॉर्टकट है, तुम्हारे रूम तक जल्दी पहुंच जाएंगे। शिवांश ने सहज भाव से कहा तो अंजलि अब शांत बैठ गई। कहीं ना कहीं शिवांश और उसकी बातों पर विश्वास तो अंजलि को होने लगा था। शिवांश ने उसे एक झलक देखा और फिर एक ब्रेक लगाकर फिर से गाड़ी चला दी। अंजलि को आगे की ओर झटका लगा तो वो शिवांश को देखने लगी। शिवांश सामने देखते हुए बोला, मैंने एक बार कहा और तुमने मान लिया, क्या इतना भरोसा है मुझ पर? शायद भरोसा ना करने की कोई वजह आपने अब तक दी नहीं है, सिवाय आपके रैगिंग करने के। ऐसा कुछ नहीं है जो वाकई में गलत लगता हो। अंजलि ने सहजता से कहा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि दोपहर में होटल में जो हुआ वो मैंने करने का प्लान किया था? शिवांश ने पूछा तो अंजलि ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, जितना मैंने देखा है आपके दोस्त आपके साथ मिलकर ही प्लानिंग करते हैं। हर प्लान में मैंने आपको ही उनका लीडर देखा है। शिवांश ने गहरी सांस ली और बोला, मैं किसी को लीड नहीं करता, मुझे फॉलो करना उनकी अपनी मर्जी है। वो सब आज़ाद हैं, मेरे गुलाम नहीं है जो हर काम मुझसे पूछ कर करेंगे या मुझे बताकर करेंगे। अंजलि उसकी ओर ही देखे जा रही थी लेकिन शिवांश उसे नहीं देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक गई। अंजलि को फिर से आगे की ओर झटका लगा तो शिवांश ने जल्दी से उसके सिर के आगे हाथ रख दिया। अंजलि शिवांश को देखने लगी, आप जानबूझकर झटके क्यों दे रहे हैं? अंजलि ने पूछा तो शिवांश ने अपना हाथ उसके माथे से हटा लिया और बोला, ज़्यादा मत सोचा करो, मेरे पास सिर्फ एक ही काम नहीं है, पिछली बार करके किया था पर इस बार गाड़ी अपने आप रुक गई है। बोलकर शिवांश गाड़ी से नीचे उतर गया। उसे देखकर अंजलि भी गाड़ी से नीचे उतर गई। शिवांश ने गाड़ी का बोनट खोला और टॉर्च जलाकर देखने लगा। बाहर अंधेरा हो गया तो अब कुछ भी देख पाना मुश्किल था। अंजलि उसके बगल में खड़ी हो गई तो शिवांश ने उसे फ़ोन पकड़ा दिया। अंजलि टॉर्च लगाए उसके साथ खड़ी रही। शिवांश ने कुछ पार्ट्स देखे और फिर थोड़ी सही करके दोबारा से जाकर गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। शिवांश बाहर आया कि तभी अंजलि के हाथ में पकड़े शिवांश के फ़ोन की टॉर्च भी बंद हो गई। अंधेरा होने से शिवांश को कुछ दिखाई नहीं दिया और आगे खड़ी अंजलि से टकरा गया। अंजलि गिरने लगी तो शिवांश ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे पकड़ लिया। अंजलि ने शिवांश के कंधे पर हाथ लपेट लिए। दोनों अंधेरे में एक दूसरे को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन दोनों ही जानते थे कि उनकी नज़रें एक दूसरे के ऊपर ही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकराने लगीं तो अंजलि ने आंखें बंद कर लीं। शिवांश मुस्कुरा दिया। उसने अंजलि को सीधा खड़ा किया और बोला, अंधेरा पसंद है क्या? टॉर्च क्यों ऑफ कर दी? शिवांश ने पूछा तो अंजलि बोली, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप ही हो गया। बोलते हुए अंजलि ने शिवांश का फ़ोन ऑन करना चाहा, लेकिन वो अब ऑन भी नहीं हो रहा था। शिवांश ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और खुद ऑन करने की कोशिश करने लगा, पर उससे भी अब ऑन नहीं हुआ। लगता है बैटरी डेड हो गई। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? शिवांश ने अंजलि से पूछा तो अंजलि ने गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, गाड़ी के अंदर बैग में है। शिवांश ने जाकर अंजलि का बैग ढूंढा और उसमें से फ़ोन निकाल लिया। फिर फ्लैशलाइट जला ली और फ़ोन अंजलि को पकड़ाकर फिर से गाड़ी को देखने लगा। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब गाड़ी ठीक नहीं हुई तो शिवांश ने अंजलि के आगे हाथ किया और बोला, फ़ोन दो, किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। अंजलि ने उसके हाथ में फ़ोन रख दिया। अंजलि को एक ही बार बोलने पर फ़ोन देता देखकर शिवांश उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, क्या बात है, इस बार तो एक ही बार में दे भी दिया।
इस बार नहीं लगा कि मैं गलत इस्तेमाल करूँगा, और ये भी मेरी ही कोई चाल है। अंजलि ने गाड़ी को देखा और बोली, मैं हर बार भला ऐसा क्यों सोचूंगी? और वैसे भी पिछली बार भी आपकी चाल नहीं थी, तो इस बार भी नहीं होगी। और फिर हर बार मैं अपना फ़ोन तोड़वा तो नहीं सकती ना। शिवाक्ष ने सुना तो हल्का मुस्कुराया और फिर सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने अक्षत को फ़ोन मिलाया तो सामने से आवाज़ आई, योर प्लान वैलिडिटी हैज़ बीन एक्सपायर्ड, प्लीज़ रिचार्ज टू एन्जॉय अनइंटरप्टेड सर्विसेज। शिवाक्ष ने यह सुनकर मुट्ठी कस ली और अंजलि को घूरते हुए बोला, ये अब क्या बोल रही है? क्या तुमने इसलिए मुझे फ़ोन दिया ताकि मैं ये लाइनें सुन सकूं? अंजलि ने भी ये सुन लिया था। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, वो आज शाम 6 बजे इसकी वैलिडिटी ख़त्म होनी थी, और 6 तो कब के बज गए, तो अब तो ये ऐसा ही बोलता रहेगा, चाहे कितनी भी कोशिश करो। अंजलि ने इतनी मासूमियत से कहा कि शिवाक्ष को आ रहा गुस्सा अपने आप ही कहीं चला गया। वो निशब्द सा अंजलि को देखने लगा, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर देखने लगा। अंजलि अपने दोनों हाथों को आपस में कसकर पकड़े खड़ी थी। शिवाक्ष ने बालों में हाथ फेरा और फिर बोला, अच्छा, मैं अपनी सिम इसमें डालता हूँ, फिर कॉल करता हूँ। बोलकर शिवाक्ष ने अपने फ़ोन की सिम निकालकर अंजलि को पकड़ाई और अंजलि के फ़ोन से उसकी सिम निकालकर उसे पकड़ा दी। अंजलि ने शिवाक्ष की सिम पकड़ लिया। शिवाक्ष ने सिम इंसर्ट की और फ़ोन से किसी को कॉल मिला दी। सामने से कॉल उठी तो शिवाक्ष बोला, आई नीड योर सर्विस राइट नाउ। बोलकर शिवाक्ष ने अपनी करंट लोकेशन उस कार सर्विस वाले के साथ शेयर कर दी। सर्विस वाले ने जल्दी आने का कहकर कॉल रख दी। अंजलि और शिवाक्ष वहीं इंतज़ार करने लगे। रात का मौसम ठंडा होने लगा तो अंजलि हल्का शिविर करने लगी। शिवाक्ष बोला, चलो कहीं आग जलाते हैं, मुझे भी ठंड लग रही है। बोलकर वो टॉर्च के सहारे सड़क के किनारे पर रखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। अंजलि भी उसकी मदद करने लगी। दोनों ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और फिर सड़क किनारे ही पेड़ के पास बैठ गए। शिवाक्ष ने जेब से लाइटर निकाला और आग जला दी। अंजलि आग के नज़दीक बैठकर हाथ सेकने लगी। चेहरे पर पड़ रही आग की रोशनी में अंजलि का चेहरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। शिवाक्ष उसके दूसरी तरफ बैठा, आगे से हाथ गर्म करते हुए अंजलि के चेहरे को निहारने लगा। वहीं अंजलि उसके निहारने से बेखबर बस आग को देखे जा रही थी। शिवाक्ष ने तिरछा मुस्कुराया और फिर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे पीछे भेड़िया है। सुनते ही अंजलि ज़ोर से चिल्ला दी और उठकर शिवाक्ष के पास आ गई। जल्दबाजी में वो लड़खड़ा गई और शिवाक्ष के ऊपर जा गिरी। शिवाक्ष ने उसे बाहों में घेर लिया और दोनों पीछे ज़मीन पर जा गिरे। शिवाक्ष ज़मीन पर था और अंजलि उसके ऊपर। अंजलि घबराई हुई सी उसकी आंखों में देखने लगी। वहीं शिवाक्ष हल्का मुस्कुराता हुआ उसे निहारने लगा। अंजलि ने उसकी मुस्कान देखी और फिर पलटकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अंजलि ने वापस शिवाक्ष को घूरते हुए देखा। शिवाक्ष हंस दिया। अंजलि ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसके ऊपर से उठने लगी, पर शिवाक्ष ने उसे नहीं छोड़ा और बोला, क्या बात है, शुतुरमुर्ग शेर से डर गई। आप ऐसे चीखेंगे तो कोई भी डर जाएगा ना? अंजलि ने शिकायत से कहा। जी नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कोई डर नहीं था। तुम्हें बस मेरे करीब आने का एक मौका चाहिए था और वो तुम्हें मिल गया, तो तुम झट से आकर मुझसे लिपट गई। अंजलि उसकी बात पर आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। शिवाक्ष भी उसे घूरने लगा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रही थी और मुझे आपसे लिपटने का कोई शौक़ नहीं है, आपने खुद ये किया है, अब छोड़िए मुझे। बोलकर अंजलि ने अपनी कमर से उसके हाथों को हटाया और उसके ऊपर से उठ गई। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ? बोलते हुए शिवाक्ष भी खड़ा हो गया। अंजलि अपने कपड़ों पर लगे पत्तों को झाड़ते हुए बोली, जानबूझकर ही तो किया है, वरना कहाँ दिख रहा है यहाँ पर भेड़िया आपको? शिवाक्ष ने उसे कमर से पकड़कर करीब खींच लिया। अंजलि के हाथ उसके कंधों पर चले गए। शिवाक्ष सिर टेढ़ा करके उसे देखते हुए बोला, मैं हूँ ना? राक्षस बोलती हो मुझे? तो राक्षस तो कुछ भी बन सकता है, भेड़िया भी बन सकता है, और भेड़िया तो बहुत ज़ोर से काटता भी है। अंजलि ने आंखें छोटी किए उसे देखा और बोली, उससे ज़ोर से तो मैं काट सकती हूँ। रियली? शिवाक्ष ने भौहें तानते हुए पूछा तो अंजलि ने सिर हिलाते हुए कहा, वेरी मच रियली। शिवाक्ष हंस दिया। शरारत से अंजलि को देखते हुए उसकी कमर पर पकड़ और ज़्यादा कस ली। अंजलि ने उसे घूरा और फिर उसके हाथों पर हाथ रखते हुए उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे। और अगर मैं ना छोड़ना चाहूँ तो? शिवाक्ष ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा।
तो मैं खुद ही छूट जाऊंगी। बोलते हुए अंजलि ने बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखा। शिवाक्ष हंसा और बोला, अच्छा ठीक है फिर, मुझे नहीं छोड़ना तुम्हें, अब तुम खुद ही छूट कर दिखाओ, बोलकर शिवाक्ष ने आंख मार दी। अंजलि ने उसकी बाजुओं पर हाथ रखा और उसके कंधे पर दांत मार दिया। आउच! कहते हुए शिवाक्ष ने कसकर आंखें मूंद ली। सच में काट लिया। रुको, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, बोलकर शिवाक्ष ने उसके चेहरे को अपने कंधे से दूर किया और उसके कंधे पर दांत मारने के लिए चेहरा झुका लिया। अंजलि ने चेहरा घुमा लिया तो शिवाक्ष के होंठ अंजलि की गर्दन को जाकर छू गए। अंजलि ने आंखें मूंद ली। एक सिहरन सी उसमें दौड़ गई। शिवाक्ष ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर टिकाए ठहर गया। शिवाक्ष की सांसें अंजलि की गर्दन को छूने लगी तो अंजलि ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर कस ली। शिवाक्ष ने भी एक अनजाने से एहसास को महसूस करते हुए अपनी आंखें मूंद ली। एक हवा का झोंका दोनों को छूकर गुजर गया। शिवाक्ष ने आंखें खोली और उसकी गर्दन पर से अपने होंठ हटा लिए। जैसे ही शिवाक्ष ने अपने होंठ अंजलि की गर्दन से हटाए, उसी वक्त अंजलि ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। शिवाक्ष पीछे जाकर पेड़ से टकरा गया। पेड़ के ऊपर टंगी एक सूखी लकड़ी आकर उसके कंधे पर गिरी। आह की आवाज़ करके शिवाक्ष ने अपने कंधे पर हाथ रख दिया। शिवाक्ष जल्दी से अपने कंधे को सहलाने लगा। लकड़ी काफ़ी ज़ोर से उसे लगी थी। अंजलि ने देखा तो घबरा गई। आई एम सॉरी शिवाक्ष, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, ये पता नहीं कैसे आपको लग गई। आई एम सॉरी, बोलकर अंजलि उसके कंधे की ओर देखने लगी। शिवाक्ष ने उसे घूरा और बोला, हाँ हाँ, धक्का तो अपने आप लगाना होगा मिस आर्या। अंजलि ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, मैं तो बस आपको दूर कर रही थी, आपको चोट लग जाए ऐसा मैंने नहीं सोचा था। दूर क्यों कर रही थी? मैं तुम्हें खा रहा था क्या? शिवाक्ष ने अकड़ते हुए पूछा और फिर अपनी शर्ट उतारने लगा। खा ही तो रहे थे, दांत मारने की तैयारी में जो थे, अंजलि ने धीमी सी आवाज़ में कहा। शिवाक्ष ने सुना तो बोला, कहाँ मारा दांत? अगर मारता फिर धक्का देती ना, पहले ही धक्का दे दिया तो आपके दांत मारने का इंतज़ार थोड़ी करती। अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष ने आई रोल की और पेड़ के सहारे बैठकर अपना रुमाल आग से गर्म करते हुए अपने कंधे पर लगाने लगा। अंजलि ने देखा तो उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैं सिकाई कर देती हूँ। शिवाक्ष ने सुना तो एक झलक उसे देखकर रुमाल उसकी ओर बढ़ा दिया। अंजलि रुमाल को गर्म करते हुए उसके कंधे की सिकाई करने लगी। लकड़ी ज़ोर से गिरी थी तो कंधे में हल्की सूजन आ गई थी। एक कंधे पर सिकाई करते हुए अंजलि ने उसके दूसरे कंधे की तरफ देखा जिस पर उसके दांतों के निशान बन चुके थे। अंजलि ने उसे हाथ लगाना चाहा तो शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इधर मत छूना, इधर तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अंजलि ने हाथ पीछे ले लिया। उसे शिवाक्ष के लिए बुरा लगने लगा था। आग के बुझ जाने तक उसने शिवाक्ष के कंधे को सेका और उसके बाद उसके पास से उठने लगी। शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कहाँ जा रही हो? अंजलि बोली, यहीं सामने बैठने। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है, यहीं बैठ जाओ। अंजलि ने उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए वहीं बैठ गई। अंजलि खोई हुई सी कुछ सोचने लगी तो शिवाक्ष ने पूछा, अब क्या सोच रही हो? यही कि जब प्रिंसिपल मैम को पता चलेगा कि वो भूत वाला नाटक हम लोगों ने किया था तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होगा, वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में और हमारे साथ क्या करेंगी। और मेरा तो जो होगा वो होगा, पर मेरे साथ कहीं मेरे दोस्त भी फंस ना जाएं। बोलते हुए अंजलि की आवाज़ में परेशानी थी। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, वो कुछ नहीं करेंगी। अंजलि ने सुना तो हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, लेकिन वो कुछ क्यों नहीं करेंगी? जब उन्हें सच पता चलेगा तो वो कुछ तो करेंगी ही ना। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, कहते हुए शिवाक्ष खड़ा हो गया और अपनी शर्ट पहन ली। और वो कैसे? अभी तक तो वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड ने देख भी लिया होगा और प्रिंसिपल मैम को बता भी दिया होगा। बोलते हुए अंजलि भी खड़ी हो गई। तभी एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी और गाड़ी में से कार सर्विस वाला आदमी बाहर आया। शिवाक्ष उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी थी, चलो आकर गाड़ी में बैठो। कहकर वो उस गाड़ी की ओर चला गया। अंजलि हैरानी से उसे देखने लगी। शिवाक्ष अपनी गाड़ी उस आदमी को दिखाने लगा। अंजलि वहीं खड़ी शिवाक्ष को देखती रही। फिर वो भी गाड़ी की ओर आ गई। शिवाक्ष ने छन छन की आवाज़ सुनी तो मुस्कुरा दिया। अंजलि जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसका मन अब शांत था।
उसने गहरी सांस ली और बाहर खड़े शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष ने उसकी ओर देखा तो अंजलि ने जल्दी से नज़रें फेर ली। कुछ ही देर में आदमी ने गाड़ी को ठीक कर दिया। शिवाक्ष ने उसे पेमेंट की और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। गाना बजने लगा, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। अंजलि ने खिड़की पर हाथ रखकर सिर हाथों पर टिका दिया और बाहर देखने लगी। गाना चलता रहा। कुछ ही देर में शिवाक्ष ने गाड़ी रोकी तो वो अंजलि के रूम के नीचे पहुंच चुके थे। अंजलि गाड़ी से उतर गई। उसने एक झलक शिवाक्ष को देखा और फिर जाने लगी तो शिवाक्ष बोला, सुनो। अंजलि ने पलटकर उसे देखा। शिवाक्ष गाड़ी से बाहर उतरा और बोला, अपना नंबर लिख कर दो। अंजलि ने उसे आंखें बड़ी करके देखा और पूछा, और वो क्यों? शिवाक्ष ने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं। और आपके कहने से मैं क्यों दूं? क्योंकि तुम मेरी सर्वेंट हो और 2 दिन तक तुम्हें मेरी बात माननी है और आज पहला दिन है तो तुम्हें ज़ुबान कम चलानी चाहिए और काम ज़्यादा करना चाहिए। और क्योंकि तुम मेरी सर्वेंट हो तो मुझे अपने कामों के लिए कभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है और तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारा फ़ोन नंबर मेरे पास होना ज़रूरी है। बोलकर शिवाक्ष ने गाड़ी से टेक लगा ली। अंजलि ने कुछ पल सोचा और फिर अपने बैग से कॉपी पेन निकालकर नंबर लिखकर शिवाक्ष को दे दिया। शिवाक्ष ने चिट पकड़ी तो अंजलि जाने लगी। शिवाक्ष ने चिट को अपनी जेब में डाल लिया और जेब में हाथ डालते हुए बोला, सुनो। अंजलि रुक गई और वापस पलट गई। कुछ नहीं, जाओ, शिवाक्ष ने नज़रें फेरते हुए कहा। अंजलि आगे चल दी। शिवाक्ष फिर बोला, अच्छा सुनो। अंजलि फिर से रुक गई और पलटकर उसे देखने लगी। शिवाक्ष ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, अच्छा चलो जाओ। अंजलि को समझ नहीं आया कि शिवाक्ष क्या कर रहा है। उसने सिर हिला दिया और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। रूम के दरवाजे के पास पहुंची तो पलटकर शिवाक्ष की ओर देखा। शिवाक्ष गाड़ी से टिककर उसी की ओर देखे जा रहा था। अंजलि रूम के अंदर चली गई तो शिवाक्ष गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। अंजलि कमरे में आई तो शीशे में खुद को देखने लगी। उसने शिवाक्ष के कपड़े पहने हुए थे। अंजलि गोल गोल घूमकर खुद को देखे जा रही थी। खुद को देखकर उसे हंसी आ रही थी, पर साथ ही साथ उसे वो कपड़े अच्छे भी लग रहे थे। शिवाक्ष को याद करते हुए वो बेड पर बैठ गई और खुद से ही बोली, आखिर ये राक्षस राजवंश हैं कैसे? एक पल में साथ देते हैं और अगले ही पल में अगेंस्ट हो जाते हैं। बात करो तो अकड़ है और बात ना करो तो बात करने की ज़िद। एक पल में फ़िक्र करेंगे और अगले ही पल में जानी दुश्मन बन जाएंगे। दुख हो तो अच्छे से हैंडल करेंगे और अगर खुश हो तो दुखी करने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। क्या मैं नहीं समझ पा रही या समझना ही मुश्किल है? सोचते हुए अंजलि अपने फ़ोन को देखने लगी। उसे याद आया कि शिवाक्ष ने जाते वक्त अपनी सिम तो निकाली ही नहीं। अंजलि ने फ़ोन खोलकर देखा तो सिम उसमें ही थी। शिवाक्ष की सिम यहाँ ही रह गई तो अब अगर उनको कॉल्स आएंगे तो मैं कैसे आंसर करेंगे? सोचते हुए वो परेशान हो गई। फिर ये सब सोचना छोड़कर अपने कपड़े बदले और खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बनने के लिए गैस पर रखकर अंजलि ने शिवाक्ष के कपड़े धोकर सूखने डाल दिए। खिचड़ी बनकर तैयार हुई तो अंजलि खाने बैठ गई। वो खाने ही लगी थी कि तभी शिवाक्ष का फ़ोन बज उठा। अंजलि ने स्क्रीन को देखा तो उस पर राजीव लिखा हुआ आ रहा था। खाने का निवाला मुंह तक लाते हुए उसके हाथ रुक गए। वो स्क्रीन को बिना पल के झपकाए देखने लगी। ये क्यों फ़ोन कर रहे हैं? उठा लूँ क्या? नहीं नहीं, अगर इनको पता चला कि शिवाक्ष की सिम मेरे पास है तो फिर से मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। वो सोच ही रही थी कि तब तक फ़ोन कट गया। अंजलि ने राहत की सांस ली और एक बार फिर फ़ोन बज उठा। इस बार कॉल श्वेता का था। अंजलि परेशान सी बैठी फ़ोन को देखने लगी। एक के बाद एक कॉल्स आते रहे और अपने आप ही कट भी होते रहे। माफ़ कीजिएगा भोलेनाथ, मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं है, लेकिन अगर मैंने इनके फ़ोन उठा लिए तो ये लोग मुझे ज़रूर परेशान करेंगे, तो बस मैं अपने आप को बचा रही हूँ। बोलकर अंजलि ने फ़ोन से अपना ध्यान हटाया और खाना खाकर सोने चली गई। शिवाक्ष घर पहुँचा तो आकर सोफे पर बैठा और बोला, केशव दादा कॉफ़ी। बोलकर उसने आंखें बंद कर ली।
कोई जवाब न मिलने पर उसने आंखें खोली और आसपास देखने लगा। तभी उसे याद आया कि उसने तो आज सबको छुट्टी देकर भेज दिया। लो, अब ये अलग मुसीबत है, बोलकर शिवांश उठा और किचन की ओर चला गया। किचन में आकर देखा तो वहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं बना हुआ था। बेटा शिव, आज लगता है कि तुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, बोलते हुए शिवांश ने ठंडी आह भरी और वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी दिमाग में कुछ याद आने पर रुका और बोला, 1 मिनट, खिचड़ी तो मैं भी बना ही सकता हूँ, तो क्यों ना वही बनाकर खा लूँ। बोलकर उसने फ़ोन निकाल लिया। फ़ोन को देखकर याद आया कि इसकी बैटरी ख़त्म है। फिर याद आया कि सिम भी अंजलि के फ़ोन में ही लगी छोड़ आया। ये सब याद आते ही उसने अपना सिर पीट लिया। बन गया अब तो खाना, बोलकर उसने फ़ोन वापस से जेब में डाला और सोचने लगा कि अब आगे क्या करे। थोड़ा बहुत तो खाना बनते देखा ही है, खुद ही बना लेता हूँ, बोलकर वो अपने अंदाज से खिचड़ी बनाने लगा। उसने सारे मसाले एक साथ इकट्ठे कर लिए और फिर कुकर को गैस पर चढ़ाकर उसमें मसालों को भून लिया। जब मसाले काले पड़ गए तो जलने की बदबू आने पर शिवांश ने जल्दी से उसमें पानी डाल दिया। मिर्ची के जलने से शिवांश को खांसी आने लगी। वो बुरी तरह से खांसते हुए बोला, ये क्या हो रहा है, बोलकर उसने जल्दी से उसमें पानी डाला और चावल डालकर कुकर का ढक्कन लगा दिया। फिर गैस से दूर खड़ा होकर पसीना पोंछा और 4 सीटी आने का इंतज़ार करने लगा। 4 सीटियाँ आने के बाद शिवांश को अजीब सी बदबू आने लगी तो उसने गैस बंद कर दी और माथा खुजाते हुए बोला, लगता है बन गई है, कहकर वो प्रेशर ठंडा होने का इंतज़ार करने लगा। प्रेशर ठंडा होने के बाद शिवांश ने अपनी प्लेट में खिचड़ी निकाली और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। फिर खिचड़ी का रंग देखकर बोला, ये काले रंग की क्यों है, जब उसने खिलाई थी तब तो रंग ऐसा नहीं था, बोलकर शिवांश उस दिन की खिचड़ी याद करने लगा। फिर उसने एक निवाला खाया तो बुरी तरह से खांस दिया। फिर जल्दी से पानी पीते हुए बोला, ये क्या है, खिचड़ी है या मिर्ची और करेला, बोलकर शिवांश ने चेहरे को हाथों में भरा और चेहरा लटकाकर अपनी बनाई खिचड़ी को देखने लगा जो पूरी जली हुई बनी थी। शिवांश किचन में वापस आया तो उसे नूडल्स का पैकेट दिखाई दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से नूडल्स बनाए और खाकर अपने कमरे की ओर चला गया। शिवांश बिस्तर पर लेटकर सीलिंग को देखने लगा। अपने आप ही उसे अंजलि का ख्याल हो आया। वो उठकर बैठ गया और अपने कंधे पर छपे अंजलि के दांतों के निशान को देखते हुए बोला, क्या है ये लड़की, एक पल में दांत मारती है, धक्का मारती है, ताने मारती है और अगले ही पल में फिक्र करके मासूम सा और मायूस सा चेहरा बनाकर मक्खन लगाती है, बोलकर शिवांश सोच में पड़ गया। फिर वापस से लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अंजलि को नींद आई थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो मॉम लिखा हुआ था। ये माँ को मॉम किसने लिख दिया, बोलते हुए उसने फ़ोन उठाया और कान से लगाते हुए बोली, हाँ माँ। सामने से आवाज़ आई, हेलो शिवांश। अंजलि ने सुना तो उसकी नींद से बंद हो रही आंखें एकदम से पूरी खुल गईं। वो ध्यान से फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगी। मॉम मतलब शिवांश की मॉम, बोलकर अंजलि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब क्या करूं, सोचते हुए वो एकटक फ़ोन को देखने लगी। फिर एक गहरी सांस ली और फ़ोन को कान से लगा लिया और फिर बोली, हेलो आंटी, नमस्ते। प्रेरणा जी ने सुना तो कुछ पल को खामोश हो गई। फिर आगे बोली, तुम कौन हो और शिवांश के फ़ोन से कैसे बात कर रही हो, और उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है। अंजलि ने कुछ पल रुक कर कहा, जी वो उनका फ़ोन मेरे पास नहीं है, बस उनका सिम कार्ड मेरे पास रह गया। एक इमरजेंसी थी और उनका फ़ोन बंद पड़ गया था तो मेरे फ़ोन में सिम कार्ड डाला और फिर वो वापस ले जाना भूल गए। मैं कल सुबह उन्हें वापस कर दूंगी। अंजलि ने बहुत सहज भाव से कहा तो प्रेरणा जी भी उसकी बात मान गई। अंजलि ने फिर कहा, आप उनकी फ़िक्र मत कीजिए, वो घर चले गए थे, अब तक पहुंच भी गए होंगे। ठीक है, बोलकर प्रेरणा जी कुछ देर रुकी और फिर आगे बोली, वैसे तुम कौन हो, शिवांश की दोस्त हो क्या। पर उसके दोस्तों को तो मैं सभी को जानती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। जी नहीं, मैं उनकी दोस्त नहीं हूँ, बस उनके ही कॉलेज में पढ़ती हूँ। हम बस एक इमरजेंसी में साथ फंस गए थे, इसीलिए सिम कार्ड एक्सचेंज किए, बोलकर अंजलि चुप हो गई। ठीक है, रखती हूँ, गुड नाइट, प्रेरणा जी ने कहा। तो जी गुड नाइट, कहकर अंजलि ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। शिवांश के बारे में सोचते हुए कुछ ही देर में अंजलि को भी नींद आ गई। अगली सुबह अंजलि शिवांश के कपड़ों को प्रेस कर रही थी।
कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अंजलि ने स्क्रीन पर देखा तो राजीव का कॉल था। उसने कॉल पर ध्यान न देना ही सही समझा और जल्दी से अपने सभी काम करने लगी। कुछ देर बाद तैयार होकर वो शीशे के सामने खड़ी होकर गोल गोल घूमकर खुद को देखने लगी। आज उसने नीले रंग का स्लीवलेस सूट पहना हुआ था जो गुलाबी दुपट्टे के साथ उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। बालों की एक लंबी चोटी बनाई थी और माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी लगाई थी। अपना बैग उठाए और शिवाक्ष के कपड़े लिए वो कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज कैंपस में पहुंची तो सामने से राजीव उसी की ओर आता हुआ दिखाई दिया। अंजलि ने उसे अनदेखा करके निकलना चाहा तो राजीव उसके आगे आकर खड़ा हो गया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, क्या बात है, रोज़ रोज़ कयामत बनकर आ जाती हो। सच सच बताओ, किसी को रिझाना चाहती हो ना? वैसे कितनों पर जादू चलाने का इरादा है? राजीव की बात सुनकर अंजलि ने अपना चेहरा घुमा लिया और दूसरी ओर देखते हुए बोली, आप बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं क्या? कम से कम ये तो सोच लिया कीजिए कि आप जो कहते हैं उसका सामने वाले पर क्या असर होता होगा। बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना सामने वाले को कितना हर्ट कर सकता है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अंजलि ने सहज भाव से कहा। राजीव ने बोरियत से उसे देखा और बोला, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मुझे तुमसे बात करना सीखना पड़े, और तुम्हारी तरह सत्य वचन बोलने वाला मुझे बनना भी नहीं है। तो अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मेरा जो मन होगा, जैसा मन होगा, मैं वैसे बोलूँगा। बोलकर राजीव आंखों में नफरत लिए अंजलि को देखने लगा और आगे बोला, वैसे अपने हिसाब से मैंने तुमसे बहुत तमीज़ से बात की थी, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत से बात करना रास नहीं आया, तो अब तुम्हारे लिए बदतमीज़ी ही सही। बोलकर राजीव ने गुस्से से मुट्ठी बना ली। अंजलि ने गहरी सांस ली और सहजता से बोली, कौन इज्जत से बात कर रहा है और कौन बदतमीज़ी से कर रहा है, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आपने जो कहा उसमें मुझे कहीं इज्जत नहीं दिखाई दी। गंदी बातों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कह देने से ये बात अच्छी या इज्जत देने वाली नहीं बन जाती, रहती वो बदतमीज़ी ही है। तो आपकी बदतमीज़ी के बदले मैं आपसे बहुत इज्जत से बात करूँगी, ऐसा मत सोचिएगा। आपकी बातों की तरह ही आपको जवाब भी मिलेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपकी तरह मैं आपके लिए गलत नहीं कहूँगी, बस मेरे लिए कही गई गलत बातों का जवाब दूँगी। अंजलि बोले ही जा रही थी तो राजीव टकटकी लगाए उसे देखे जा रहा था। अंजलि ने बोलना ख़त्म किया तो राजीव बेशर्मी से मुस्कुरा दिया और बोला, वाह, तुम करो और मैं बोलूँ भी ना। हमारे दोस्त तो अपने वश में किए घूम रही हो और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुमसे तमीज़ से बात करूं। सच सच बताओ, क्या जादू किया है तुमने शिव पर? अक्षत तो पहले से ही तुम्हारे गुणगान गाने लगा था, लेकिन अब शिवाक्ष को भी तुमने अपनी तरफ कर लिया है। राजीव ने अकड़ते हुए पूछा तो अंजलि सहज भाव से बोली, मैंने किसी पर कोई जादू नहीं किया और ना ही किसी को अपने वश में किया है। हम लोगों की बातें भी आप लोगों के मुझे परेशान करने से शुरू हुई हैं, वरना हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। तो मैंने किसी को अपने वश में किया ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोग खुद आए थे मुझसे बात करने और मुझे परेशान करने। अंजलि ने क्लियरली अपनी बात रख दी। राजीव ने उसकी बात को अनसुना किया और आगे बोला, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो तुम्हें साथ लेकर क्यों घूम रहा है? और तो और तुम उसके कपड़े पहनकर भी घूम रही हो। जो लड़का तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता था वो अचानक से तुम्हें बचाने लग चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता? कहते हुए राजीव ने भौहें तान दी। बेशक आपको सब दिखाई देता होगा और अच्छे से दिखाई देता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो भी हम देखें वो हमेशा सही हो। कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकता है। हो सकता है कि जो आप समझ रहे हो वो गलत हो। अंजलि चुप हुई तो राजीव उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो सही क्या है वो तुम मुझे समझा दो। राजीव ने कहा तो अंजलि जवाब देते हुए बोली, मुझसे अच्छे से तो आप अपने दोस्त को जानते होंगे। क्या आपको लगता है कि जिस लड़की की कुछ वक्त पहले तक आप सब मिलकर रैगिंग कर रहे थे, अचानक से उसी लड़की से आपके दोस्त दोस्ती कर लेंगे? जो आप कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, मुझे परेशान करने का काम। राजीव ने अपनी बाजुएं बांधते हुए कहा, अरे रे, कितनी भोली हो ना तुम। और लगता है मुझे तो तुम पागल समझती हो, या फिर तुम्हें लगता है कि मेरी आंखों में मोतिया बंद हो रखा है और मुझे कुछ नहीं दिखता। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूँगा। जिस दोस्त को मैं 3 साल से जानता हूँ उसके बिहेवियर में आए चेंज को मैं नहीं पहचानूंगा क्या?
साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देने लगा है, वरना तुम्हारे लिए हमसे रेस्टोरेंट में ऐसे उलझता नहीं। अंजलि ने हताशा भरी सांस छोड़ी और बोली, आपको चाहे मैं कितनी भी सफाई दूँ, लेकिन आप समझेंगे वही जो आपको समझना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बहस करके कोई भी फ़ायदा है। तो बेहतर होगा आप मेरा रास्ता छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। ओए मिस इंडिया, मुझे क्या करना है वो तो मुझे मत बताओ। मुझ पर तुम्हारी हुकूमत काम नहीं आएगी। शायद अक्षत और शिवाक्ष तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी बातों में लाना इतना आसान नहीं। और मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, बोलकर राजीव ने उसे उंगली से चुटकी बजाते हुए पॉइंट आउट कर दिया। तो कीजिए आपको जो करना है, पर मुझे आपसे अब कोई बहस नहीं करनी, कहकर अंजलि जाने लगी तो शिवाक्ष ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगी, मैं करवाऊंगा तो करनी पड़ेगी, कहते हुए राजीव ने अपना फ़ोन उसके सामने कर दिया और बोला, ये फ़ोटो तो याद ही होगी ना। अंजलि ने फ़ोटो को देखा तो ये वही फ़ोटो थी जो कॉलेज के पहले दिन मालविका ने खींची थी, जिसमें अंजलि गिर रही थी और राजीव ने उसे बाहों में थामा हुआ था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कैसा होगा अगर इसे एडिट करके किसिंग सीन में बदल दिया जाए और मुझे रिप्लेस करके यहाँ के एक प्रोफेसर का चेहरा लगा दिया जाए और फिर इसे कॉलेज के सभी स्टूडेंट और टीचर्स के ग्रुप में भेज दिया जाए और साथ ही साथ कॉलेज में हर जगह पर इसके होल्डिंग्स भी लगाए जाएं। राजीव बोलता रहा तो अंजलि के चेहरे के एक्सप्रेशंस परेशानी भरे हो गए। वो आंखों में नफरत लिए उसे देखने लगी। राजीव तिरछा मुस्कुराया और आगे बोला, देखो तुम्हें ये सब बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, और अगर तुमने नहीं किया तो, बोलकर राजीव रुक गया। तो क्या, पूछते हुए अंजलि उसकी ओर देखने लगी। तो क्या, मैंने बता दिया है तुम्हें, तुम पूरे कॉलेज और पूरे शहर में मशहूर हो जाओगी। हर गली चौराहे पर तुम्हारी और प्रोफेसर की फ़ोटो के पोस्टर लगे होंगे और साथ में एक आई कैचिंग लाइन लिखी होगी, पूछो क्या, बोलकर राजीव अंजलि के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया और टकटकी लगाए उसे देखने लगी। अरे पूछो ना, पूछो, बोलते हुए राजीव ने जब दबाव डाला तो अंजलि ने पूछा, क्या। देखो पहला कैप्शन होगा, रातों रात लड़कों को अपने जाल में फंसाने वाली लड़की, प्रोफेसर पर डोरे डालकर प्रोफेसर को किया इम्प्रेस, और हर एक लड़के के दिल की चाहत बनने को बेकार बैठी माशूका। इसके साथ ही और भी सोचा है, लेकिन उसको सीधा पोस्टर पर दिखाऊंगा। और हाँ, इसके साथ होगा तुम्हारा मोबाइल नंबर और तुम्हारे रूम का एड्रेस, लेकिन ये होगा तब अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। पर तुम्हारे पास बचने का मौका है, तुम बात मानकर बच भी सकती हो, लेकिन कब तक वो मुझे नहीं पता, राजीव ने बेफिक्री से कहा और अंजलि को देखकर मुस्कुराने लगा। अंजलि को उसे देखकर नफरत सी हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। वो जानती थी कि वो चाहे जितना बचना चाहे, लेकिन ये लोग उसे परेशान करना बंद नहीं करने वाले। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, क्या मिल जाएगा आपको ऐसा करके। मैं जानती हूँ कि आपको दूसरों के दुखी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए किसी की इज्जत के क्या मायने हैं वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए इन सब के बहुत मायने हैं। आप इस तरह से ब्लैकमेल मत कीजिए। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है। तुमने यहाँ आकर ही गलती कर दी, और उससे बड़ी गलती की हमसे उलझ कर। अगर सीधे सीधे हमारी सारी बातें मान लेती तो शायद हम अब तक तुम्हारे पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होते। तुम भी बच जाती और बाकी बच्चों को भी रैगिंग महसूस करने का मौका मिल जाता। पर अफसोस, तुम्हें ज़्यादा हीरोइन बनने का शौक चढ़ा था, तो अब भुगतो। अंजलि का चेहरा लटक गया। उसकी आंखें भर आईं, जो अब बहने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बहा तो राजीव ने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बार्बी डॉल, अभी क्यों रो रही हो। अरे अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, पहले हमें कुछ करने तो दो, उसके बाद रोना ज़्यादा मज़ा आएगा, बोलकर राजीव ने उसका गाल थपथपा दिया। अंजलि हल्का सिसकते हुए उसे देखने लगी। राजीव मुस्कुराया और बोला, अरे अब जाकर तो तुम हाथ लगी हो, वरना हर बार बचकर निकल जाती थी। अब अगर इतना अच्छा मौका मिला है तो हाथ से कैसे जाने दूँ, बोलकर राजीव कॉलेज के अंदर की ओर चल दिया और बोला, फॉलो मी। अंजलि उदास चेहरा लिए
बेमन से उसके पीछे चल दी। राजीव स्टाफ रूम के बाहर आकर रुका और बोला, अभी मुझे देखना है कि तुम आखिर सबको अपने जाल में फंसाती कैसे हो। पहले अक्षत को फंसा लिया, अब शिव को भी, तो एक बार मुझे भी डेमो दो। बोलकर राजीव ने स्टाफ रूम के अंदर बैठे एक प्रोफेसर की ओर इशारा किया और बोला, सामने चेयर पर ब्लैक सूट में प्रोफेसर देख रही हो? वो यहाँ पर अकाउंट के प्रोफेसर हैं। बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, ज़रा सी गलती करने पर ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं, और अगर कोई बदतमीज़ी कर दे तो शायद अगली बार से दोबारा इस कॉलेज में दिखाई भी ना दे। बोलकर राजीव ने अंजलि को देखा और बोला, तो तुम्हें करना ये है कि जाकर उन प्रोफेसर को प्रपोज करना है विद रेड रोज़। कहकर राजीव ने दांत दिखा दिए। अंजलि को उसकी स्माइल बहुत बेहुदा लगी। व्हाट? अंजलि ने चौंकते हुए पूछा और आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देखने लगी। यस बार्बी डॉल, नाउ गो एंड प्लक योर फ्लावर। कहकर राजीव ने फूलों की क्यारी की ओर इशारा किया। अंजलि मुंह लटकाए फूलों की क्यारी की ओर देखने लगी। फिर राजीव को देखकर नाम में सिर हिलाते हुए बोली, देखिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप इसके अलावा जो कहेंगे वो सब करूँगी, पर ये नहीं। मुझे करवाना ही यही है, और अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम नहीं गई तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। कहकर राजीव गिनती गिनने लगा। 1, 2। इससे पहले कि ऐसे 3 बोलता, अंजलि जल्दी से वहाँ से फूल लेने भाग गई। राजीव उसे देखकर हंस दिया। अंजलि ने एक गुलाब का फूल तोड़ा और स्टाफ रूम के अंदर जाने लगी। राजीव ने उसे रोका और बोला, ध्यान रहे, घुटनों पर बैठकर प्रपोज करना। अगर ज़रा सी भी ऊंच नीच हुई तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। अंजलि ने सिर हिला दिया और धीमे कदमों से अंदर की ओर चल दी। उसका दिल इस वक्त बहुत ज़ोरों से धड़के जा रहा था। राजीव अपनी बाहें आपस में बांधे हुए अंजलि को देखने लगा। तभी श्वेता और मालविका भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। श्वेता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, कैसा जा रहा है सब कुछ? राजीव मुस्कुराया और बोला, कैप्टन, जैसा आपने कहा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही किया है, और जैसा जो सोचा था सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मानना पड़ेगा, दिमाग तो आपका बहुत खुराफाती है श्वेता जी। राजीव ने कहा तो श्वेता इतराते हुए बोली, इस मुसीबत को कैसे ठीक करना है मुझे अच्छे से आता है। अगर तेरे प्लान के हिसाब से चलते तो ये शायद एक बार फिर बचकर निकल जाती। अभी तुम देखो इस पर कैसा शिकंजा कसा हुआ है। अब की बार तो सारे बदले निकालूंगी। तीनों बहुत ध्यान से अंजलि को देखने लगे। अंजलि डरते डरते प्रोफेसर के सामने जाकर खड़ी हो गई। चेहरे पर सख्त भाव लिए वो एक किताब पढ़ रहे थे। अंजलि ने आसपास नजरें घुमाई तो वहाँ बहुत से प्रोफेसर मौजूद थे। उनका ध्यान इस वक्त अंजलि पर नहीं था। अभी तो मुझे नहीं देख रहे, लेकिन जैसे ही मैं रेड रोज़ दूंगी तो सब मुझे देखने लगेंगे, और उसके बाद शायद दोबारा इस कॉलेज में आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर प्रपोज किया तो दिक्कत, और नहीं किया फिर तो वैसे भी दिक्कत है। कहाँ फंसा दिया भोलेनाथ। मन में बोलते हुए अंजलि ने वापस से प्रोफेसर को देखा, फिर पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से राजीव, श्वेता और मालविका उसे ही देखे जा रहे थे। तीनों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी और मुस्कुराहट थी। राजीव ने अंजलि को फूल देने का इशारा किया तो अंजलि प्रोफेसर के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। मालविका बोली, वेल मैनेज्ड राजीव, क्या लगाम कसी है तूने। अब हमसे उलझने का अफसोस इसे ज़िंदगी भर होगा। बोलकर मालविका ने उसका कंधा थपथपा दिया। राजीव बोला, अभी तो शुरुआत है मालविका, आगे आगे देखो होता है क्या। बोलते हुए राजीव ने अंजलि को देखा जो मुंह लटकाए प्रोफेसर के सामने खड़ी थी। उसे बस खड़ा देखकर राजीव बोला, अभी क्या बुद्ध बनी खड़ी है, ऐसी हरकतों पर तो गुस्सा आ रहा है। बोलकर राजीव ने छोटा सा पत्थर उठाया और अंजलि की ओर फेंक दिया। पत्थर अंजलि की पीठ में लगा। वो समझ गई कि पत्थर किसने मारा होगा। अंजलि ने गहरी सांस ली और थोड़ा झिझकते हुए प्रोफेसर से बोली, एक्सक्यूज़ मी सर। प्रोफेसर ने उसकी ओर देखते हुए अपनी रौबदार आवाज़ में कहा, यस। उनकी आवाज़ सुनकर अंजलि थोड़ी और ज़्यादा नर्वस हो गई। सर, कुछ कहना था आपसे। अंजलि ने सहजता से कहा, हाँ बोलो। प्रोफेसर ने कहा तो अंजलि राजीव की बात याद करके गुलाब पकड़े घुटनों के बल बैठ गई। आसपास खड़े प्रोफेसर्स ने देखा तो सभी टकटकी लगाए अंजलि को देखने लगे। अंजलि ने सिर नीचे कर लिया और कसकर अपनी आंखें मूंद लीं। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया तो उसने आंखें खोली और प्रोफेसर को देखते हुए बोली, सर,
ये गुलाब मैं आपके लिए लाई हूँ। मुझे लगता है कि सभी प्रोफेसर बहुत मेहनत से हमें पढ़ाते हैं। टीचर्स डे के दिन तो सभी रोजेस दे देते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी दिन कोई प्रोफेसर के लिए अपना ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाता। मैं अपनी तरफ से एज ऑफ माई ग्रेटिट्यूड अपने प्रोफेसर को ये गुलाब देना चाहती हूँ। सबसे आगे आप बैठे थे तो सोचा आपसे ही शुरुआत करूँ। सो विल यू एक्सेप्ट दिस? कहकर अंजलि ने गुलाब उनकी ओर बढ़ा दिया। प्रोफेसर शांति से बैठे अंजलि को देखते रहे। फिर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो राजीव, श्वेता और मालविका वहां खड़े होकर अंदर झांक रहे थे। राजीव, श्वेता और मालविका ने प्रोफेसर को उनकी ओर देखते हुए पाया तो जल्दी से दरवाजे के पास से हट गए। राजीव बोला, ये अंदर क्या खुसर पुसर किए जा रही है? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। इस पर मालविका बोली, कहीं उसने प्रोफेसर को हमारे बारे में बता तो नहीं दिया ना? प्रोफेसर हमारी ओर क्यों देख रहे थे? श्वेता ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो भी अच्छे से जानती है कि अगर उसने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा हिम्मत उसमें नहीं है। मालविका ने स्टाफ रूम से अंदर झांकते हुए कहा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी तक प्रोफेसर ने इसे चांटा क्यों नहीं मारा। राजीव और श्वेता भी फिर से अंदर झांकने लगे। राजीव बोला, अरे थोड़ा लेट प्रोसेस है प्रोफेसर का, कुछ देर रुक कर मारेंगे। प्रोफेसर अपनी जगह से खड़े हो गए और जेब में हाथ डालते हुए बोले, नाम क्या है तुम्हारा? अंजलि आर्या। अंजलि ने थोड़ी डगमगाई हुई सी आवाज़ में कहा। प्रोफेसर के चेहरे पर अभी भी सख्त एक्सप्रेशंस बने हुए थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुरा दिए। अंजलि ने उन्हें मुस्कुराते देखा तो उसके दिल को एक राहत मिल गई। प्रोफेसर ने उसके हाथ से गुलाब का फूल लिया और बोले, आज के समय में कोई किसी की इज्जत नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो वाकई में दिल से इज्जत करते हों। ऐसे में मुझे नहीं पता कि तुमने ये क्यों किया, लेकिन जो भी किया मुझे अच्छा लगा। गुलाब के लिए शुक्रिया। कहकर प्रोफेसर ने अंजलि के सिर पर हाथ रखा और गुलाब की स्टिक को अपनी कोट की जेब में डाल दिया। गुलाब की पंखुड़ियाँ उनके कोट से बाहर सामने दिखाई दे रही थीं। प्रोफेसर ने अपनी बुक्स उठाई और गॉड ब्लेस यू कहकर वहाँ से चले गए। अंजलि के चेहरे पर स्माइल आ गई। जैसा राजीव ने बताया था, प्रोफेसर उससे कितने अलग हैं। सोचते हुए अंजलि ने आसपास देखा तो सभी प्रोफेसर उसे ही देख रहे थे। अंजलि मुस्कुराते हुए जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गई। प्रोफेसर को बाहर निकलता देख राजीव, श्वेता और मालविका आपस में बातें करने लगे। प्रोफेसर बाहर आए और बिना उनकी तरफ देखे वहाँ से चले गए। ये हो क्या रहा है बे? इन्होंने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? राजीव ने हैरानी से प्रोफेसर को जाते हुए देखकर कहा। मालविका नाखून चबाते हुए बोली, कहीं उसने प्रोफेसर को भी अपने वश में तो नहीं कर लिया ना? तभी अंजलि स्टाफ रूम से बाहर आई तो श्वेता उस पर ताना कसते हुए बोली, इसमें हैरानी की क्या बात है मालविका? ये तो इसका काम है लड़कों को फंसाना। लड़कों को अपनी चाल में फंसाना इसके बाएं हाथ का खेल है। फिर चाहे लड़के की उम्र कुछ भी हो, ये अपना काम करना अच्छे से जानती है। अंजलि कुछ बोलना चाह रही थी पर फिर उसे चुप रहना ही सही लगा। राजीव बोला, अरे मैंने तो यूं ही कह दिया था कि मुझे तुम्हारे टैलेंट का नमूना देखना है, पर तुमने तो इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। प्रोफेसर को ही पटा लिया। बोलकर राजीव हैरानी से उसे देखने लगा। फिर अपने गाल पर हाथ रख दिया और बोला, काश ये टैलेंट मेरे पास भी होता तो मुझे उस दिन थप्पड़ नहीं पड़ा होता, मैं भी प्रोफेसर को पटा लेता। बोलकर उसने चिढ़ा हुआ सा चेहरा बना लिया। श्वेता ने अंजलि को देखकर डिस्कस्टिंग सा लुक दिया और पीछे लगे बेंच पर बैठते हुए अपने सैंडल को देखकर बोली, ये गंदे लग रहे हैं ना? चलो इन्हें साफ करो, वो भी अपने हाथों से या फिर अपने दुपट्टे से भी कर सकती हो। बोलकर श्वेता तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। अंजलि अपनी जगह पर ही खड़ी थी तो मालविका ने उसे बाजू से पकड़कर श्वेता के पैरों की ओर धकेलते हुए कहा, जल्दी करो, हमारे पास और भी काम है। मालविका के धक्के से अंजलि ने अपने आप को गिरने से संभाला और श्वेता के सैंडल को देखने लगी। अंजलि नीचे बैठी और श्वेता के सैंडल्स को हाथ लगाने लगी तो इतने में किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने नज़रें उठाकर देखा तो पीछे खुशी और आकाश खड़े थे। खुशी ने अंजलि को उठाया और राजीव को देखते हुए बोली, भाई आप लोग फिर से इसे परेशान कर रहे हैं। अरे हमने क्या किया, ये खुद ही कह रही थी कि इसे हमारी मदद करनी है। कहते हुए राजीव ने अंजलि को देखा और पूछा, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना अंजलि? अंजलि ने उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। मालविका बोली,
हाँ और क्या, हमने तो मना भी किया लेकिन मानी ही नहीं। अब देखो ना, श्वेता की सैंडल साफ करने की जिद कर रही है। तो अब अगर इतना कह रही है तो हम मना कैसे करें। चलो अंजलि जल्दी साफ करो, बोलकर मालविका ने श्वेता की सैंडल की ओर इशारा किया। खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और ना में सिर हिलाने लगी। फिर राजीव से बोली, भाई मैं जानती हूँ कि आप लोग इसे परेशान कर रहे हैं। अंजलि कुछ नहीं करेगी, चलो अंजलि, बोलकर खुशी उसे लेकर वहाँ से जाने लगी। लेकिन अंजलि ने उसे रोक लिया और बोली, नहीं खुशी, मैं नहीं आ रही, तुम लोग जाओ। खुशी ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोली, अंजलि मैं कह रही हूँ ना, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तुम चलो हमारे साथ, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव झट से बोला, हाँ हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम ज़रूरी थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ चली जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा, उसकी फिक्र मत करो, बोलकर राजीव ने आंख मार दी। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, क्लास का वक्त हो गया है खुशी, तुम्हारा आकाश जाओ और मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ और शायद कुछ देर में आ भी जाऊंगी। आकाश ने अंजलि का चेहरा देखा तो समझ गया कि अंजलि कितनी परेशान है। आकाश ने फिक्र से उसे देखा और बोलने लगा, अंजलि जाओ आकाश, मैंने कहा ना कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अंजलि ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा और ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। आकाश और खुशी ने एक दूसरे को देखा और फिर अंजलि से जल्दी आने का कहकर वहाँ से चले गए। राजीव और मालविका ने एक दूसरे से हाथ में हिलाया और मुस्कुरा दिए। ओए मुसीबत, क्या तुम्हें तुम्हारा काम एक बार फिर से याद दिलाना होगा, श्वेता ने कहा तो अंजलि ने उसकी ओर देखा। श्वेता ने सैंडल की ओर इशारा कर दिया। अंजलि पंजों के बल नीचे बैठी और अपने हाथ उसकी सैंडल पर लगाने लगी कि इतने में आवाज़ आई, स्टॉप देयर। अंजलि के हाथ रुक गए। सब लोग आवाज़ की डायरेक्शन में देखने लगे। सामने से शिवाक्ष आ रहा था। श्वेता जल्दी से खड़ी हो गई और नीचे बैठी अंजलि को देखने लगी। ओह शिट, कहकर श्वेता ने मुट्ठियां कस ली। शिवाक्ष उनके पास आया और अंजलि को खड़े होने का इशारा कर दिया। अंजलि खड़ी हो गई। गो टू योर क्लास, शिवाक्ष ने अंजलि को देखते हुए कहा। अंजलि ने एक झलक उसे देखा और फिर राजीव को देखने लगी। शिवाक्ष फिर बोला, आई सेड गो टू योर क्लास, बोलकर शिवाक्ष ने अंजलि को घूरा। अंजलि की नज़रें अभी भी राजीव पर थीं। शिवाक्ष ने राजीव को देखा तो राजीव अकड़कर अंजलि से बोला, अरे जाओ, सुनाई नहीं दे रहा क्या। अंजलि ने सुना तो जल्दी से वहाँ से चली गई। शिवाक्ष ने एक झलक तीनों को देखा और फिर वो भी वहाँ से चले गए। राजीव बोला, इसको क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मालविका ने मुंह लटकाए हुए कहा, और क्या, इतना अच्छा मौका गंवा दिया। श्वेता ने दांत पीसते हुए कहा, इस बार बच गई तो क्या हुआ, अगली बार नहीं बचेगी। वैसे भी उसकी दुखती रस को हमारे पास ही है ना, हम जब चाहें उसे अपने इशारों पर नचा सकते हैं, बोलकर श्वेता कुछ सोचने लग गई। राजीव बोला, कहीं हम लोग गलत तो नहीं कर रहे ना, मतलब गलत तो रैगिंग को सब कहते हैं, लेकिन हमने एक लेवल से नीचे कभी रैगिंग नहीं की, और शायद ये थोड़ा ज़्यादा। राजीव बोल ही रहा था कि श्वेता बोली, कुछ ज़्यादा या गलत नहीं है राजीव, इस जैसी लड़की को सबक सिखाना ज़रूरी है। लड़कों को फंसाना इन्हें अच्छे से आता है, और ये हमारे ही दोस्तों पर नज़र गड़ाए बैठी है। क्या तू देख नहीं रहा कैसे अक्षत और शिवाक्ष इसके आगे पीछे घूमने लग गए हैं। अगर अभी इसका कुछ नहीं किया तो पता नहीं ये आगे क्या क्या करेगी। राजीव सोच में पड़ गया। तभी मालविका बोली, और क्या, मुझे भी श्वेता की बात सही लग रही है, और अभी कुछ दिन पहले इसने श्वेता को धक्का भी तो मारा था, उसका बदला भी अभी लिया नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों की बातों से कन्विंस होकर राजीव ने भी सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ही गलत का बदला तो लेना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, बोलकर राजीव ने गहरी सांस ली। श्वेता ऊपर टेरेस की ओर देखने लगी और मुस्कुरा दी। तीनों बाहर ग्राउंड में चले गए। शिवाक्ष, माही और अक्षत ग्राउंड में ही बैठे हुए थे। वो तीनों भी जाकर उनके पास बैठ गए। अक्षत शिवाक्ष से बोला, तुझे दिल्ली जाना था ना, कब जा रहा है तू। शायद कुछ दिनों में चला जाऊंगा, और तू भी साथ चलना चाहे तो चल सकता है, शिवाक्ष ने कहा तो अक्षत ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने अक्षत से उसका फ़ोन मांगते हुए कहा,
अक्षत, फ़ोन दे। तेरा फ़ोन कहाँ है? पूछते हुए अक्षत ने उसे देखा। शिवाक्ष ने कुछ सोचते हुए कहा, वो मैं घर पर ही भूल आया। अक्षत ने उसे फ़ोन दे दिया। शिवाक्ष उन लोगों से दूर जाकर फ़ोन पर बात करने लगा। श्वेता ने उसे जाते देखा तो उसके पीछे चली गई। शिवाक्ष ने फ़ोन पर बात खत्म की और वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगा तो पीछे श्वेता खड़ी दिखी। श्वेता उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन शिवाक्ष ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शिवाक्ष जाने लगा तो श्वेता उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, शिवाक्ष, मुझे तुमसे बात करनी है। शिवाक्ष रुका और अपने हाथ की ओर देखने लगा। श्वेता ने उसकी नज़रें देखी तो जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और आगे बोली, सी आई नो शिवाक्ष, मेरे झूठ बोलने से तुम्हें बुरा लगा और मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन तब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे तुम्हें कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता श्वेता, तुम झूठ बोलो या सच बोलो, साथ तो ये ग्रुप तुम्हारा ही देगा। बस बात इतनी सी है कि अगर हम एक ग्रुप के मेंबर्स हैं तो हमारे बीच सारी बातें शेयर होनी चाहिए। किसी भी बात का साथ तेरे वक्त हमें पता रहना चाहिए कि वो बात सच है या झूठ, क्योंकि उसी हिसाब से हमें सामने वाले से डील करना होता है। बेटर यू गेट दैट। कहकर शिवाक्ष जाने लगा तो श्वेता बोली, आई गेट दैट शिवाक्ष, एंड आई होप कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा। मुझे तुमसे नाराज़गी भी नहीं थी, शिवाक्ष ने सपाट लहजे में जवाब दिया। श्वेता मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, दैट्स ग्रेट, अब तुम नाराज़ नहीं हो तो सब कुछ ठीक है। कहकर श्वेता ने शिवाक्ष को हग कर लिया और उसके सीने पर सिर रख दिया। शिवाक्ष ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। राजीव ने देखा तो सीटी बजा दी। अंजलि, खुशी और आकाश क्लास लगाकर बाहर आए तो अंजलि ने सेकंड फ्लोर से नीचे ग्राउंड में खड़े आकाश और श्वेता को देखा जो एक दूसरे के गले लगे थे। अंजलि ने नज़रें घुमा ली और खुशी से बोली, खुशी लाइब्रेरी चलते हैं, अभी दूसरी क्लास में वक्त है। अरे मेरी पढ़ाकू विमान, लाइब्रेरी नहीं म्यूज़िक रूम चलो और आज एक और गाना सुनाओ। कहकर खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं खुशी, आज नहीं, मन नहीं है। कहकर अंजलि ने मना करना चाहा, पर खुशी ने ना में सिर हिलाया और बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। पढ़ाई दिमाग पर चढ़ गई है तुम्हारे और उदास रहने लगी हो तुम। अभी गाना गाकर अपना मन हल्का करो, चलो। कहकर खुशी उसे म्यूज़िक रूम की ओर ले गई। अंजलि भी उसके साथ चल दी। श्वेता बोली, मैं आज के बाद ध्यान रखूंगी शिवाक्ष, तुम्हें कोई शिकायत ना हो इसका भी ध्यान रखूंगी। शिवाक्ष ने श्वेता को खुद से अलग किया और 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, इट्स फाइन श्वेता, तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी है। बोलकर शिवाक्ष वहाँ से चला गया। अंजलि, खुशी और आकाश म्यूज़िक रूम में बैठे हुए थे। खुशी गिटार बजा रही थी और अंजलि गुमसुम सी बैठी थी। तभी उसके चेहरे पर तेज़ रोशनी का रिफ्लेक्शन पड़ने लगा। रोशनी अंजलि की आंखों में चुभने लगी तो उसने आंखों के आगे हाथ रख दिया। फिर रोशनी की डायरेक्शन में देखा तो दरवाजे के पास खड़ा राजीव कांच के टुकड़े से उसके चेहरे पर रिफ्लेक्शन लगा रहा था। उसे देखकर अंजलि का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। राजीव ने उसे बाहर आने का इशारा किया। अंजलि वॉशरूम जाने का कहकर वहाँ से बाहर निकल गई। अंजलि राजीव के पास पहुँची तो राजीव ने उसे इशारे से आगे चलने को कहा। अंजलि ने एक झलक उसे देखा और फिर आगे चल दी। राजीव उसे लेकर टेरेस पर आ गया। श्वेता और मालविका भी वहीं पर थी। श्वेता ने बाजुएं आपस में बांधी और बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगी? इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अंजलि ने उसके चेहरे को देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था। वो चुपचाप खड़ी रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्वेता ने टेरेस के किनारे की ओर इशारा किया और बोली, बहुत हिम्मत है ना तुम में, तो चलो एक टेस्ट लेते हैं तुम्हारा। आगे जाओ और टेरेस के किनारे पर चलना शुरू करो। अंजलि हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, अगर पैर फिसला तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकता है और क्या नहीं वो तुम हमें नहीं सिखाओगी, श्वेता ने चिढ़ते हुए कहा। मालविका बोली, पर श्वेता, मुझे इसकी बात ठीक लग रही है। अगर ये वहाँ से गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर गिरी तो कह देंगे कि सुसाइड था, और अगर बच गई तो वो इसकी किस्मत। बोलकर श्वेता ने अंजलि को आगे जाने का इशारा कर दिया। अंजलि धीमे कदमों से आगे की ओर बढ़ गई। तभी मालविका का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो उसकी मॉम का कॉल था। मॉम का कॉल है, उठाना पड़ेगा वरना काफ़ी डांट पड़ेगी। मैं अभी आती हूँ। कहकर वो थोड़ा दूर जाकर बात करने लगी। टेरेस के किनारे पर कोई ग्रिलिंग नहीं हो रखी थी। किनारे पर पहुंचकर अंजलि ने नीचे देखा तो उसका सिर घूमने लगा। ऊंचाई बहुत थी और अगर कोई गिरता तो वाकई में मर ही जाता।
राजीव बोला। श्वेता, मुझे भी लगता है कि ये खतरनाक है। श्वेता ने उसे देखा और बोली, तूने भी तो पिछले कल एक लड़के को यहाँ आगे चलाया था ना, तो क्या उस वक्त ये खतरनाक नहीं था राजीव? मैंने उसे रस्सी से बांध रखा था श्वेता, अगर वो गिरता भी तो भी रस्सी उसे संभाल लेती, वो नीचे नहीं गिरता। राजीव ने चेहरे पर शिकन लाते हुए अंजलि को देखकर कहा। क्या अब तू भी चाहता है कि हम इस लड़की को छोड़ दें राजीव? क्या इसने तुझ पर भी कोई जादू कर दिया है? श्वेता ने मायूस सा चेहरा बनाकर राजीव को देखते हुए पूछा तो राजीव बोला, ऐसा कुछ नहीं है श्वेता, और मैं इसको छोड़ने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ और भी बहुत से रास्ते हैं हमारे पास इससे बदला लेने के, तो दूसरे रास्ते अपनाते हैं। श्वेता ने उसकी बात को टालते हुए कहा, मुझे ये रास्ता सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसे ही आगे पूरा करना चाहूँगी। बोलकर वो अंजलि को देखने लगी जो एक जगह पर आकर रुक चुकी थी। अंजलि ने नीचे देखते हुए मन में कहा, मैं इस तरह की बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं कर सकती। इन लोगों की धमकियों से डरकर अगर मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया तो क्या फ़ायदा हुआ मेरी इज्जत बचाने का? जब जान ही नहीं बचेगी तो पोस्टर छपवाते हैं तो छपवाने दे अंजलि, माँ बाबा ने तुझे यहाँ मरने के लिए नहीं भेजा है। सोचते हुए अंजलि अपने पाँव पीछे लेने लगी। अरे पीछे कहाँ आ रही हो, आगे चलना है किनारे पर। श्वेता ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, आप लोगों को जो करना है आप लोग कर लीजिए, लेकिन आप लोगों की इस तरह की बेवकूफ़ियों के चलते मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगी। अंजलि ने जवाब दिया तो श्वेता गुस्से से तिलमिला उठी और उसकी ओर बढ़ गई। राजीव भी आगे चला आया। दोनों अंजलि के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। श्वेता दांत पीसते हुए बोली, इस तरह से बदतमीज़ी करने का अलग भुगतान भुगतना होगा। अगर तुम ये नहीं कर रही हो तो ठीक है, कल सुबह तक हर गली मोहल्ले चौराहे और नुक्कड़ पर तुम्हारे ही पोस्टर लगे होंगे, हर जगह तुम्हारे चर्चे होंगे, तैयार रहना। कहकर श्वेता पलटी और अपने पाँव से अंजलि के पाँव में मारना चाहा, लेकिन इससे पहले कि श्वेता का पाँव अंजलि के पाँव में लगता अंजलि वहाँ से हट चुकी थी और टेरिस से अंदर की ओर आने लगी थी। श्वेता लड़खड़ा गई और उसका पाँव राजीव के पाँव में जाकर उलझ गया। श्वेता टेरिस पर गिर पड़ी और राजीव लड़खड़ा कर टेरिस के किनारे से नीचे गिर पड़ा। आह! राजीव जोर से चीखा तो अंजलि ने पलट कर देखा। अंजलि जल्दी से नीचे बैठी और टेरिस के किनारे पर लगे पिलर को एक हाथ से पकड़कर और दूसरे हाथ से राजीव के एक हाथ को पकड़ लिया। राजीव टेरिस से नीचे लटक गया, बस उसका एक हाथ अंजलि के हाथ को पकड़े हुए था। अंजलि की बाजू टेरिस के किनारे से लग गई जिसमें साइड को सरिये निकले हुए थे और वो सरिये बुरी तरह से उसके बाजू में चुभ रहे थे। राजीव ने कसकर आंखें बंद कर ली थी। अपने आप को हवा में ही लटका पाकर उसने धीरे से आंखें खोली और ऊपर की ओर देखा तो उसे अंजलि का चेहरा दिखाई दिया। अंजलि ने कसकर अपनी आंखें मूंदी हुई थी। राजीव ने दूसरे हाथ से भी अंजलि के हाथ को पकड़ लिया, फिर नीचे देखने लगा तो नीचे गिरने के डर से उसका दिल मुंह को आने लगा। राजीव जोर से चीख दिया, अरे बचाओ रे शिवाक्ष, अक्षत! उसे अपने चेहरे पर कुछ बूंदें गिरने का एहसास हुआ तो उसने ऊपर देखा तो अंजलि के बाजू पर खून की लाइनें बन चुकी थीं जो अब उसके ऊपर भी गिरने लगी थी। अंजलि ने दर्द में कराहते हुए कहा, मेरा हाथ कसकर पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा मत। राजीव की सांस उखड़ी उखड़ी सी चल रही थी। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और बोला, तुम भी मत छोड़ना। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्या करे? अंजलि ने राजीव के हाथ पर पकड़ और कस दी और अपने दूसरे हाथ से पिलर पर भी पकड़ कस दी। वहीं श्वेता ने जब देखा कि राजीव नीचे लटक चुका है तो अपना घुटना पकड़े रोने लगी। गिरने की वजह से उसका घुटना छिल चुका था और उसमें से खून बहने लगा था। प्लीज़ हेल्प, अंजलि नाम चीखते हुए कहा। राजीव भी चिल्लाते हुए बोला, अरे बचाओ यार शिवाक्ष, अक्षत, आप मरने पर आओगे क्या? राजीव काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया था तो म्यूज़िक रूम में बैठे शिवाक्ष और अक्षत को उसकी आवाज़ सुनाई दे गई थी। दोनों जल्दी से बाहर आए तो नीचे ग्राउंड में खड़े बच्चों को ऊपर की ओर देखता देख उनसे उन्हें पता चला कि राजीव टेरिस पर झूल रहा है। दोनों ने ऊपर की ओर दौड़ लगा दी। अंजलि ने नीचे देखा और बोली, आप नीचे मत देखिए वरना ऊंचाई देखकर चक्कर आएगा। आप ऊपर देखते रहिए और हाथ कसकर पकड़िएगा, बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िएगा। राजीव उसकी बात सुनकर ऊपर देखने लगा। श्वेता उठी और अंजलि पर गुस्सा होते हुए बोली, बेशर्म लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने राजीव को नीचे धक्का दे दिया
अंजलि ने उसकी बात को अनसुना किया और बोली, इस वक्त मुझे ताने मारने से अच्छा है कि आप मेरी मदद करें। मेरे और राजीव के हाथ में पसीना आने लगा है। ज़्यादा देर तक हमारे हाथ एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएंगे। श्वेता ने सुना तो आसपास देखते हुए हड़बड़ाकर बोली, मैं अभी मालविका को बुलाती हूँ, वो अच्छे से खींच लेगी। बोलकर श्वेता जाने लगी। अंजलि ने उसकी बेवकूफ़ी भरी बात सुनी तो फ्रस्ट्रेशन से आंखें और कसकर मूंद लीं और बोली, इतना वक्त नहीं है, आप खुद आकर मदद कीजिए ना। श्वेता उसकी बात अनसुनी करके जाने के लिए मुड़ी ही थी। उसी वक्त शिवाक्ष और अक्षत भागते हुए टेरेस पर आ गए। श्वेता उन्हें आता देखकर जल्दी से अंजलि के पास बैठी और उसे दूसरी ओर धकेलते हुए राजीव के हाथों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करने लगी। क्या कर रही हैं आप? राजीव गिर जाएंगे, आप दूर हटिए, मुझे धक्का मत दीजिए। श्वेता ने सुना तो दांत पीसते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो और राजीव का हाथ मेरे हाथ में पकड़ाओ। कहकर श्वेता ने राजीव की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन राजीव ने अंजलि का हाथ नहीं छोड़ा। श्वेता अपना हाथ बढ़ाए वैसे ही रह गई। मालविका भी भागते हुए वहां आई तो देखा कि राजीव टेरेस से नीचे लटका हुआ था और अंजलि ने उसे पकड़ा हुआ था। मालविका उसकी मदद करने आगे जाने लगी। इतने में शिवाक्ष ने आकर श्वेता को पीछे किया और अक्षत के साथ मिलकर राजीव को ऊपर खींच लिया। राजीव झट से अक्षत के गले लग गया। राजीव ऊपर आया तो अंजलि ने अपने दूसरे हाथ की मदद से सरिये में धंसी अपनी बाजू को ऊपर किया और वहीं लेट गई। अब उसमें खुद को उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। शिवाक्ष उसके पास बैठा और उसे उठाने लगा। शिवाक्ष की नज़र उसकी बाजू पर गई तो उसमें सरिये के धंसने के निशान बन चुके थे और उसकी पूरी बाजू अब तक खून की लकीरों से सन चुकी थी। अंजलि को दर्द हो रहा था तो उसने आंखें मूंद रखी थी। अक्षत से राजीव अलग हुआ तो अक्षत बोला, क्या कर रहा था ये? पागल हो गया है क्या? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? बोलकर अक्षत ने उसके चेहरे पर गिरी खून की बूंदों को साफ किया। मैं ठीक हूँ अक्षत, बोलकर राजीव ने अंजलि को देखा। शिवाक्ष ने अंजलि को सहारा देकर खड़ा किया और पूछा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, कहकर अंजलि ने सिर हिला दिया। पूरी बाजू खून से रंगी है और कह रही है ठीक है, बोलकर शिवाक्ष ने सिर हिलाया और अंजलि की बाजू पर अपना रुमाल बांध दिया ताकि और खून ना बहे। अंजलि उसके चेहरे को देखने लगी। उसे अपने लिए एक फिक्र नजर आ रही थी। वहीं शिवाक्ष को अंजलि की फिक्र करता देख श्वेता का खून गुस्से से खौलने लगा। वो भी कराहने लगी और अपने घुटने पर लगी चोट को छूने लगी, लेकिन शिवाक्ष ने उसकी ओर बिल्कुल नहीं देखा। तभी माही आई और राजीव को हक करते हुए बोली, तू ठीक है ना? राजीव बोला, मैं ठीक हूँ माही। बोलकर राजीव अंजलि को देखते हुए बोला, पर अगर अंजलि नहीं पकड़ती तो शायद अभी मैं ठीक नहीं होता। माही ने अलग होते हुए अंजलि की ओर देखा और फिर कहा, कैसे हुआ ये सब और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? राजीव ने अभी कुछ देर पहले का इंसिडेंट याद करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव पर किक किया। मुझे नहीं पता वो किसने किया। उस वक्त यहाँ पर कौन कौन था? पूछते हुए अक्षत ने राजीव की ओर देखा। राजीव ने अंजलि को देखते हुए कहा, मैं, श्वेता और अंजलि मालविका के साथ थी, पर वो फ़ोन पर बात करने के लिए दूर चली गई थी। सब अंजलि और श्वेता की ओर देखने लगे। श्वेता ने आसपास नज़रें दौड़ाई और मन में बोली, अच्छा है यहाँ पर कैमरा नहीं है, वरना अभी सबके सब मेरी जान के दुश्मन बने फिरते। ये भी सही मौका है। इतनी बड़ी बात होने के बाद हो सकता है कि शिवाक्ष की नज़रों में मैं इस मुसीबत को गिरा दूँ। ज़्यादा चांसेस तो मेरी बात माने जाने के हैं, क्योंकि ये सब मेरे दोस्त जो हैं, सिवाय अक्षत के, सब लोग पहली बार में ही यकीन कर लेंगे हमेशा की तरह। सोचते हुए श्वेता ने अपने घुटने पर हाथ रखा और कराहते हुए बोली, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इसी ने राजीव को यहाँ से नीचे धक्का दिया और साथ ही साथ मुझे भी धक्का दिया, जिससे मेरा घुटना भी छिल गया। और फिर बाद में महानता की मूरत बनते हुए इसने राजीव का हाथ पकड़ लिया और उसे बचाकर अब सबकी नज़रों में अच्छी बनना चाह रही है। अरे किसी को मारने की कोशिश करने के बाद ऐसी अच्छाई दिखाने का क्या फ़ायदा? इसके बदले तुम्हें अच्छा सबक सिखाया जाना चाहिए। अंजलि के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहा, बस कीजिए आप। हर एक बात का झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगाना बंद कीजिए। वो मैं नहीं थी जो आप लोगों को यहाँ पर लेकर आई थी, बल्कि आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए और टेरेस के किनारे पर चलने का आइडिया भी आप ही का था।
तो मैंने आपको धक्का दिया, इस तरह के इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाइए। आपकी पिछली बार के इल्ज़ाम के बाद मैं आपकी इनोसेंस बताने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर डिपेंड थी, लेकिन इस बार मैं अपनी बेगुनाही के लिए किसी भी और चीज़ पर डिपेंड नहीं हूँ। मेरी बात ही मेरी बेगुनाही और सच्चाई का सबूत है। मैंने जो नहीं किया सो नहीं किया, और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो मत कीजिए। वैसे भी मेरी बात पर आज तक आप लोगों को विश्वास हुआ भी नहीं है, तो मुझे आप लोगों से विश्वास या फिर इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। श्वेता ने अंजलि को इस तरह से गुस्से में बोलते देखा तो कुछ पल को शांत हो गई। इसका विश्वास और इसकी बात रखने का तरीका देखकर श्वेता का कॉन्फिडेंस डगमगा गया। ये पहली बार था जब अंजलि ने इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात की थी और कुछ ही बातों में श्वेता की ज़ुबान बंद कर दी थी। श्वेता अपने दोस्तों के चेहरों को देखने लगी। माही ने अक्षत को देखा तो अक्षत भी उसे ही देखने लगा। माही ने भौहें उठाकर अंजलि की ओर इशारा किया। अक्षत ने सिर हिला दिया, मानो अंजलि से इम्प्रेस हो गया हो। श्वेता, दोस्तों में से कोई भी इस वक्त अंजलि के खिलाफ नहीं जा रहा था। ये देखकर श्वेता ने गुस्से में मुट्ठी बनाई और बोली, तुम्हारे बोल देने से सच बदल नहीं जाएगा। श्वेता ने दांत पीसते हुए कहा। अंजलि ने अपनी बाजू पर हाथ रखा और बोली, और आपके बोल देने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। अभी तक बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाए आपने मुझ पर, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब नहीं। अगर किसी की जान लेने का झूठा इल्ज़ाम आप मुझ पर लगाएंगी तो मैं ही सहन नहीं करूँगी। ये मेरी फितरत नहीं है। अपनी वजह से मैं किसी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आने दे सकती, तो किसी की जान से मारने की कोशिश करना तो बहुत दूर की बात है। कीजिए आपको जो भी करना है, मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों की तानाशाही अब और नहीं सहूँगी। कहकर अंजलि वहाँ से चली गई। श्वेता गुस्से से तिलमिलाती हुई वहीं खड़ी रही। इस वक्त वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि कोई भी उसके सपोर्ट में कुछ नहीं कह रहा था। श्वेता ने राजीव को देखा और बोली, राजीव, तूने कुछ क्यों नहीं कहा? उस लड़की ने हम दोनों को धक्का देकर गिराया और तू चुपचाप खड़ा रहा। राजीव ने जाती हुई अंजलि को देखा और बोला, कैसे उस पर इल्ज़ाम लगा दूँ श्वेता? उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। मुझे बचाते वक्त वो खुद भी मेरे साथ नीचे जा सकती थी। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि मेरा वज़न उठा सके, लेकिन फिर भी 7 से 8 मिनट तक वो मुझे एक हाथ से पकड़े रही। उसने एक सेकंड को भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ी, ना ढीली की। उसकी पूरी बाजू छिल गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया और मुझे कसकर पकड़े रहने का कहती रही। मुझे नहीं पता मुझे किस चीज़ से धक्का लगा, लेकिन इस बार मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ ज़िंदा खड़ा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से, फिर चाहे उसने धक्का देकर ही क्यों ना बचाया हो, लेकिन मैं उसका एहसानमंद हूँ। बोलकर राजीव की आवाज़ में नमी आ गई। मालविका बोली, चलो श्वेता, डिस्पेंसरी चलते हैं, तुम्हारे घुटने से खून निकल रहा है। कहकर वो श्वेता को लेकर चलने लगी। बाकी सब भी नीचे की ओर आने लगे। श्वेता शिवाक्ष को देखने लगी, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। श्वेता ने कई बार कराहते हुए अपने दर्द का एहसास करवाना चाहा, लेकिन शिवाक्ष ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। श्वेता ने मुंह बना लिया। इस वक्त उसे शिवाक्ष का बिहेवियर अपने लिए बहुत अलग लग रहा था।